अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। पास पेपर क्या करते हैं सवाल एक, जून 18 पे आ जाए। जून 18 पास्ट पेपर्स वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 7 केएल। जी पहुंचे, पढ़ लें, करता हूं। हाँ जी, मल्टीपल आईएस का सवाल हो और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई एसओएफ भी मांगे हो। वैसे तो मैंने हर चैप्टर में तोड़े होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आईएस 21 भी अभी रिवाइज कर अभी बता दिया था, इसलिए मैंने इस सवाल को तोड़ा नहीं है। इसमें आईएस 21 का पोर्शन भी है और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का पोर्शन भी है। मशवरा यह है कि अगर मल्टीपल आईएस का सवाल हो तो आप उनको अलग अलग सवाल ही समझें।
लेकिन फॉर्मेट प्रेजेंट एक एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई में करना है, यानी हर एक के अलग अलग एक्सट्रैक्ट नहीं बनाने, पूरे पेज की जगह रख लें एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई के लिए, पूरा पेज एसओएफपी के लिए रख लें। लेकिन मल्टीपल आईएस होंगे ना तो हर पार्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट 1 की बातें पॉइंट 2 में इस्तेमाल हो रही होंगी, तो आप इसको मल्टीपल सवाल समझना। तो चूंकि कंपनी एक है, जून 18 कंपनी एक है, इसलिए उस कंपनी का नाम क्या नाम है, केएल, और एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग क्या है, दिसंबर। अच्छा, कंपैरेटिव मांगे नहीं, तो ये हो गई फिगर्स, ये इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स हो गए। अब आपने पूरे पेज पे, पूरा पेज एहतियातन कह रहा हूं क्योंकि मल्टीपल आईएस होना तो 3-4 आईएस तो होते हैं, 3 आईएस तो कम से कम होते हैं। इसमें चूंकि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, एक फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाले शेयर्स हैं, एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले हैं, इसलिए 2 आईएस हैं, वरना 3 आईएस तो होते ही होते हैं। तो पूरा पेज लग जाता है, एक एसओसीआई का पेज रखा और एक एसओएफपी का पेज रखा, लेकिन सॉल्व हम एक एक करके कर लेते हैं। पहला पोर्शन आईएस 21 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और बाहर के मुल्क में ही है, इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, तो कल वाली क्लास में काम किया था, और इसमें वो एडवांस वाली चीज भी आ गई जो एडवांस कुछ दिया था, और इसमें फिर रेंट इनकम भी आ गई। एसओसीआई में इससे रिलेटेड क्या क्या आएगा, रेंट इनकम और फेयर वैल्यू गेन आएगा, बस ये 2 चीजें आएंगी। और एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी, और करंट लायबिलिटीज में एडवांस रेंट आ जाएगा। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की तमीज ज्यादा अच्छी है, अगर नहीं भी तो एसेट्स भी लिखना काफी होता है, वैसे बेहतर है नॉन करंट करंट अलग अलग कर लें, लेकिन अगर नॉन करंट में नहीं भी तोड़ना तो एसेट्स की हेडिंग भी चल जाएगी, बल्कि एसेट्स ही लिख देता हूं, एसेट्स। और इक्विटी तो इसमें इस सवाल में नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं है सॉरी, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है, इक्विटी और लायबिलिटीज। चले, ये हमने एक्सट्रैक्ट की जगह बना ली, और अब आईएस 21 वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालने के लिए कल जो एक टेबल वर्किंग बनाई थी उस तरह चलना पड़ेगा। कल वो जो मैंने प्रॉपर्टी का सवाल किया था सॉल्व, सबसे पहले फर्स्ट कब खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है फर्स्ट में को नहीं, प्रॉपर्टी कब खरीदी है, अब बल्कि खैर है कौन सी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, खैर है बस मैंने कॉस्ट लिख दी। एडवांस दिया हो अगर तो एसेट की पूरी कॉस्ट निकालने के 2 टुकड़े टूट जाते हैं, एडवांस अलग कर लेते हैं और बाकी अलग कर लेते हैं। एडवांस कितना दिया था, कितना बना 0.226, जिस वक्त एडवांस दिया था उस वक्त डॉलर कितने का था, और बाकी 90% कितना बना 2.34। ये किस दिन का रेट लगेगा, जिस दिन प्रॉपर्टी खरीदी, किस दिन, क्या रेट था 105। ये आ गई प्रॉपर्टी की कॉस्ट, देखें कितनी 27 1.7। चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो फिर हमने इसको 31 दिसंबर 17 पे बस अपडेट ही करना है, और 31 दिसंबर 17 पे इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कितनी 2.5 मिलियन। उस दिन डॉलर कितने का 1 17 में खरीदी ना प्रॉपर्टी, कि पिछले साल खरीदी है 17 में जी 2, तो कितना आ गया फेयर वैल्यू गेन 18.3, और ये फेयर वैल्यू गेन एक्सचेंज गेन सब इसी के अंदर है। तो इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एसेट्स में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ईयर एंड की फिगर 290, और एसओसीआई में क्या आ जाएगा फेयर वैल्यू गेन ऑन प्रॉपर्टी 18.3। क्या जी, हाँ हाँ, नहीं अभी तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन निकाला है ना, वो तो पेबल का गेन लॉस होगा, वो अलग से आएगा।
अभी हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट लिखी, उसके बाद फेयर वैल्यू मॉडल होने की वजह से इसको हमने हर साल जब अपडेट करना है तो वो डॉलर अमाउंट को रुपीज में लाने के बाद ही IS40 लगाना है। अभी तो मैंने सिर्फ IS40 वाला फेयर वैल्यू गेन निकाला है। मैं ये कह रहा था कि इसी के अंदर इसका एक्सचेंज गेन भी शामिल है, प्रॉपर्टी वाला, पेबल का अलग निकलना है जी, प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन। ओके, अच्छा, और इस IS21 वाले पोर्शन में SOCI SOFP में क्या चीज आएगी? रेंट इनकम आएगी, है ना? अगर नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो उसमें डिडक्शन नहीं होती है। अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होती, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो फिर मैं वो रिवैल्यूएशन वाला टेबल बनाता। हाँ जी, रेंट इनकम कितना रेंट मिला, कितना रेंट? 0.24 मिलियन साल का, $0.24 मिलियन। और ये कब मिल गया सारा का सारा? 1 सितंबर। तो उस दिन डॉलर कितने का था? 110। हमें ये सारी की सारी रेंट इनकम एडवांस में मिल गई। कितने महीने की इनकम बनानी है? 4 महीने, तो into 4/12, 8.8। और बाकी 8 महीने एडवांस रेंट। जी 17.6। अच्छा, इस एडवांस रेट को ईयर एंड पे अपडेट भी करना है, एडवांस रेंट को? क्यों नहीं? पैसा आ चुका है। अच्छा, और रीजन? ये मॉनेटरी आइटम नहीं है, एडवांस इनकम मॉनेटरी आइटम नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। मॉनेटरी आइटम होती तो अपडेशन करते। इस पहली ट्रांजेक्शन में से कोई चीज पेबल है और पेमेंट लेट हुई है, उस पर भी एक्सचेंज गेन लॉस आना है। हमने प्रॉपर्टी 1 जुलाई को खरीद ली, 1 जुलाई को 10% एडवांस दिया था 1 मई को, और प्रॉपर्टी हमारे नाम 1 जुलाई को आ गई, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हुई। समझाने के लिए बता रहा हूं एंट्री करके, वरना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एंट्री करना जरूरी नहीं है, सिर्फ कल वाली बात समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूं। हमने 1 मई को एडवांस दिया होगा, तो एडवांस टू सप्लायर डेबिट किया होगा और कैश क्रेडिट। फिर उसके बाद 1 जुलाई 17 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, तो इस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट 1 जुलाई को। और फिर इस दिन जो पेएबल रिकॉर्ड हुआ होगा कितना? देखें, 10 एडवांस था, 70 और दे दिया, 20 रह गया, तो $2.6 मिलियन का इस दिन पेएबल रिकॉर्ड किया होगा कितने पे? 1 जुलाई को 105। ये पेएबल उस दिन 105 पे रिकॉर्ड हुआ होगा, जबकि सेटल किस दिन हुआ? तो 1 अगस्त को इस पेएबल को सेटल करते हुए एक्सचेंज लॉस आ गया। ये एक्सचेंज लॉस यहां आएगा। है कॉस्ट में क्यों ऐड करें? कॉस्ट में क्यों ऐड करना है? तो किन दोनों को ऐड किया? $2.6 मिलियन 10%, 2.6 मिलियन 70%, 105। मैंने ये दोनों मिला के ये लिखे, मैंने पूरा 90 कर दिया ना वो। एक्सचेंज लॉस ऑन पेएबल। अच्छा, पेएबल जब बनाया था तो 105 का बनाया था, और जब सेटल हुआ तो 108, तो $3 लॉस हो गया। तो $2.6 मिलियन 20% पे $3 लॉस, 1.56। ये IS21 वाला पोर्शन हो गया। ये पॉइंट नंबर 1 की सारी अंग्रेजी पढ़ लें, सारी डेट, सब रेट्स चेक कर लें। ये 6 नंबर का पोर्शन किया है सॉल्व, इसकी तसल्ली कर लें, तो फिर दूसरे पोर्शन पे आते हैं।
हाँ जी, ट्रांजेक्शन 1 अंग्रेजी में, रेट्स में, वैल्यूज में कोई एतराज? जी, तो 3 पे लॉस हो गया ना। हमने पेएबल बनाया 1 जुलाई को 105 रुपए पे, लेकिन जब इस पेएबल को सेटल किया तो कैश 108 पे क्रेडिट हुआ, तो 3 रुपए का लॉस हो गया। ये वो 3 रुपए का लॉस है। अच्छा, और अगर ये अभी पे ना किया होता तो फिर ईयर एंड पे पेएबल लायबिलिटीज में आ रहा होता, और चूंकि मॉनेटरी आइटम होती तो हम उसको ईयर एंड पे अपडेट करते एक्सचेंज रेट पे, 31 दिसंबर वाली रेट पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डन। पॉइंट नंबर 2, दो कंपनीज के शेयर्स खरीदे हमने 1 मई 17, और जो इन्वेस्टमेंट ए है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली है, और जो इन्वेस्टमेंट बी है वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली है। तो आप इसको भी 2 अलग अलग सवाल सॉल्व कर लें, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में सोच और चल रही होगी, ओसीआई में और चल रही होगी, तो उसको भी आप समझें 2 अलग अलग सवाल है। तो इन्वेस्टमेंट ए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास है। पहले इन्वेस्टमेंट ए सॉल्व करते हैं। क्या क्या हुआ? पहले तो हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट ए खरीदी, और उसके बाद इसी पे डिविडेंड भी कमाया, और फिर साल के दौरान इनमें से कुछ सेल भी कर दी, तो जो बाकी रह गए उनको फिर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट भी किया। ये मैंने आपको जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल कराया था तो मैंने एंट्रीज के सवाल कराए थे। तो यही होता है ना, खरीद लेंगे, बेच लेंगे, अपडेट कर लेंगे, डिविडेंड मिल जाएगा, बस यही 4 बातें हो सकती हैं। तो वो चारों बातें इसके अंदर आ गई। सबसे पहले खरीदते हुए क्या हुआ होगा? सबसे पहले खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन हम एंट्रीज नहीं कर रहे, हम तो एसओसीआई एसओएफपी बना रहे हैं। तो एसओएफपी में तो क्लोजिंग बैलेंस आना है, और खरीदा होगा तो क्या क्या और हुआ होगा। बेशक सोचते हुए डबल एंट्री सोच ले, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास है। अरे खरीदते हुए, पहले खरीद तो लें, चलते हैं आगे चलते हैं। खरीदते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो जो खरीदते हुए हमने 2 मिलियन का खर्चा किया होगा, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये पीएनएल में जाएगी। कितनी? 2 मिलियन। और खरीदते हुए क्या? गेन और लॉस ऑन, बेशक दिमाग में एंट्री चला लें। एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, और पहली एंट्री में गेन लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। तो है इस सवाल में कोई? जितने की खरीदी, क्या उस दिन फेयर वैल्यू बताइए? ये जो पहला टेबल है, 1 मई को जब खरीदी है तो उस दिन फेयर वैल्यू क्या थी? नहीं बताया ना, तो बस फेयर वैल्यू को ही खरीदा होगा। चलें पहली एंट्री से आगे चलते हैं। अब डिविडेंड, तो अक्टूबर में डिविडेंड अर्न हुआ। अच्छा, अब ये जो डिविडेंड अर्न हुआ इसके बारे में क्लियरली कहा नहीं है कि ये कैश मिला या नहीं मिला, लेकिन अक्टूबर में हुआ था तो ईयर एंड तक मिल ही गया होगा, तो बस डिविडेंड इनकम आ जाएगी। वरना अगर बताया होता कि नहीं मिला तो फिर एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल भी आता। कितना? 12। दूसरा भी लिख सकते हैं अभी, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप ना एक एक करके चलें ताकि फिर चीजें मिक्स होकर स्किप ना हो जाए। इनिशियल मेजरमेंट हो गई, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी और गेन लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन जरूरत नहीं थी। फिर डिविडेंड आ गया, और क्या हुआ पूरे साल में? सेल हो गई। तो सेल करते हुए भी हमने अपडेट करना होता है। नवंबर में सेल की, कितने की सेल की, उसकी फेयर वैल्यू बताइए, तो फिर फेयर वैल्यू पे ही सेल की होगी। तो हमने इसको अपडेट करते हुए, ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में डी रिकग्निशन बता दी थी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में अभी नहीं बताई। डी रिकग्निशन में बताया था कि हम डी रिकग्नाइज करते हुए दोबारा से अपडेट करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसी अपने अपने रूल्स के मुताबिक। तो इसको हमने बेचा 23 मिलियन का, नहीं पता उस दिन फेयर वैल्यू क्या थी, तो यही होगी। तो उस पर हमने फेयर वैल्यू क्या 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट? अच्छा बताता हूं, ये मैंने आपको उस दिन एंट्रीज करके बताया था, आज एंट्रीज नहीं, जस्ट एक कैलकुलेशन के जरिए बताता हूं। एक तो हमने डी रिकग्निशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स को अपडेट करना है। उस वक्त कैरिंग अमाउंट कितनी थी? पहला ही साल है, अभी बीच में कोई ईयर एंड नहीं आया, तो कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होगी? है 100, जितने का खरीदा था। अच्छा, हमने कितने की खरीदी थी और इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड की थी इन्वेस्टमेंट ए? 100 की, 102 की? 100 की। उसमें से 20% की बात हो रही है, इसका मतलब उसकी कैरिंग अमाउंट थी 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेची हमने, और इसकी फेयर वैल्यू उस वक्त कितनी थी? अज्यूमिंग के जितने का बेचा वही फेयर वैल्यू थी। तो एक तो हमने ये फेयर वैल्यू के ऊपर गेन अपडेट करना है, एक तो ये हो गया डी रिकग्निशन पे अपडेशन। फिर इसके
ये तो डी रिकग्निशन के टाइम पे अपडेट करना है। जब अपडेट कर लिया फिर दोबारा चेक करेंगे कि क्या हमें कोई मजीद गेन लॉस हुआ। वो कैसे चेक करेंगे? वो ऐसे चेक करेंगे कि हमें इसको बेचने से कैश कितना मिल रहा है। 23 इंटू 98%, ये क्या किया? 22.54। और ऊपर वाली एंट्री से अपडेटेड कैरिंग अमाउंट क्या बना चुके हैं हम? तो 0.46 का हमें लॉस हो गया। ये आप बेशक ना पहली या दूसरी क्लास में मैंने इन्वेस्टमेंट शेयर्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, एक सवाल खुद ही जबानी लिखवाया था, उसकी एंट्रीज भी करके दिखाई थी और उसका एसओएफपी एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स भी दिखाए थे। तो वो आप चेक कर लें एक बार। खुद ही बनाया था, बुक में नहीं था, खुद ही बना के सवाल कराया था 1-2 लेक्चर्स पीछे। तो उस सवाल पे जरा एक नजर मार लें ताकि इस सवाल की फिगर्स आसानी से रिलेट हो जाए। जी, ये डिस्पोजल वाला खास तौर पे मैंने डिस्पोजल के टाइम पे पहले इसको अपडेट किया था, फिर गेन लॉस की एंट्री अलग की थी। यानी पहले मैंने अपडेशन की थी, उसके बाद कैश की एंट्री अलग की थी। तो ये वो अपडेशन वाली एंट्री और ये वो कैश वाली एंट्री। तो एक तो हमने डी रिकग्निशन पे अपडेट करना, ये वो गेन आ गया। $3 मिलियन और फिर लॉस ऑन डिस्पोजल 0.46। और चूंकि दोनों ने पीएनएल में आना है तो ये हम नेट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने तब एंट्री करते हुए भी यही कहा था कि आप अलग अलग आदत रखें ताकि वैल्यू थ्रू ओसीआई को ना मिक्स कर जाएं। अच्छा, खरीदने पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बनी, डिविडेंड को इनकम बना लिया, डी रिकग्निशन हो गई, और अब आखिरी काम क्या रह गया? ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट करना। जी, क्योंकि अगर बेचते हुए फेयर वैल्यू बताई होती जो कि 23 से अलग होती, लेट्स से 25 होती, तो यहां मैं 25 यूज करता, यहां 23 यूज करता। अगर बेचा 23 का लेकिन फेयर वैल्यू 23 से अलग होती, लेट्स से 25, तो यहां पर मैं फेयर वैल्यू यूज करता 25, यहां पर 23 यूज करता, तो फिर वो गेन लॉस कुछ और भी आ रहा होता। नहीं, जब बेच रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसी में नेट हो जाएगी, उस पर कुछ अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। शुरू में इसलिए अलग दिखाई क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी, ये कैपिटलाइज नहीं हो रही थी, इसलिए अलग अलग दिखाया। बेचते हुए तो एक्सपेंसिव बनना जो भी है, तो इसलिए बेचते हुए वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर हो गई कवर। तो ईयर एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट कितनी है जो बाकी बचे रह गए हैं? 80। और फेयर वैल्यू कितनी है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करूं? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं करना। तो फेयर वैल्यू कितनी? 125 का गेन आ गया।
ये हो गया इन्वेस्टमेंट ए। क्या, और यहां पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ए 105, ये हो गई इन्वेस्टमेंट ए। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट ए डन। इन्वेस्टमेंट बी, अब इन्वेस्टमेंट बी के अंदर यही सारी चीजें हैं, सिर्फ फिगर्स बदली हैं, और फर्क ये पड़ेगा कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गेन है वो उसी में जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी, सिर्फ फिगर्स बदल जाएंगी, डिविडेंड इनकम यहां भी आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो कैपिटलाइज होती है। ये दोनों ओसीआई में चले जाएंगे, ये गेन लॉस हाँ आएगा। तो डिविडेंड इनकम कितनी है? 9। फेयर वैल्यू गेन और ये इसी तरह की वर्किंग कर लेते हैं। ये नोटेड तो मैं बताऊं, जी कितनी बेची? 30% ऑफ व्हाट? 153 का 30% जी 0.9। और कितने की बेची? अज्यूमिंग कि वो फेयर वैल्यू ही है, तो फेयर वैल्यू का गेन आ गया 4.1। और फिर कैश वाली एंट्री करते हुए 49, 50 और 1, और ईयर एंड पे 153 में से जो बाकी बची रहेगी, कितनी बची रहेगी बाकी? 1। और ईयर एंड पे इनको कहां तक पहुंचाना है? 130, 22.9। ये लॉस ऑन डिस्पोजल पीएनएल में आ जाएगा और ये दोनों ओसीआई में आ जाएंगे। और ओसीआई की हेडिंग दोनों लाइनें अलग अलग लिखनी है, अलग अलग लिख दें, मिला के लिखनी है, मिला के लिख दें। एक है 4.1 का और एक है 22.9 का जी 27। ये एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स और ये इन्वेस्टमेंट इन बी $130 और फेयर वैल्यू रिजर्व 27।
जी जनाब, जून 18 डन। चले चैप्टर में आ जाए वापस। इसमें जो वर्किंग पूछनी है पूछ लें, फिर चैप्टर में आ जाए वापस। ईयर एंड पे हमने फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं करना होता। तो डिस्पोज के टाइम पे कर ली ना कंसीडर। ये तो ईयर एंड पे मौजूद को हम अपडेट कर रहे हैं। ये जो दूसरा टेबल है, ये बची हुई इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू दी हुई है जो ईयर एंड पे मौजूद है। जी नोटेड। चलें चैप्टर में पेज 3 पे आ जाए। चैप्टर में पेज 3 टॉप पे फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट्स डन, खत्म, फाइनेंशियल एसेट्स खत्म। डी रिकॉग्निशन मैंने शेयर्स की तो बताई दी है, लेकिन डिवेंचर्स वाली अभी नहीं बताई, तो वो जब डी रिकॉग्निशन एज अ टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट्स डन, फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे आते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासेस क्या क्या थी? फाइनेंशियल एसेट्स पहले दो शाखें थी, वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी है, वो एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी है। तो वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और वो जो दूसरे की लायबिलिटी है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। एसेट्स की क्लासेस डन। लायबिलिटी की क्लासेस पेज 3 के टॉप पे पहली लाइन पढ़े, पहली लाइन, ABCD नहीं कह रहा, सिर्फ पहली लाइन। क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बाय डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एक्सेप्ट फॉर ये जो A है, ये अभी ब्रेक के बाद वाली क्लास में बताता हूं। B ये जब डी रिकॉग्निशन पढ़ाऊंगा तब आएगी। C और D का मुझे भी नहीं पता क्या होता है, और E ये कंसोलिडेशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। E कंसोलिडेशन पढ़ाते हुए आएगा, C और F से आंख बचा के निकल लें, B डी रिकॉग्निशन पढ़ाते हुए बताऊंगा, और A अभी अगली क्लास में। तो बाय डिफॉल्ट क्लास हो गई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कल एसेट में बताया था, सेम, बिल्कुल सेम, उसी तरह की कैलकुलेशन, वही टेबल, वही एंट्रीज, बस कल एसेट था अब लायबिलिटी होगी। तो कल एसेट में इंटरेस्ट इनकम आ रही थी, यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा, कैलकुलेशन सब बिल्कुल वही है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसी तरह जैसे कल मैंने उसका परसों एसेट का बताया था। अब हम लोग लायबिलिटीज का सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमने लोन लिया है, यानी हमने डिवेंचर इशू किए हैं। तो हमने जब दुनिया वालों से, एग्जांपल से बता रहा हूं, हमने दुनिया वालों से जब पैसा रेज किया तो हमें जितना पैसा मिला वो मिला लेट्स से 540,000। लेकिन इस पैसे को रेज करने में हमारे खर्चे भी आए होंगे, ब्रोकर की कमीशन हो सकती है, तो हमारी डिवेंचर से पैसा रेज करने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हो सकती हैं 5,000। जब डिवेंचर्स खरीद रहे थे तो ये पैसा भी जेब से जा रहा था, ये पैसा भी जेब से जा रहा था, दोनों को ऐड करके एसेट डेबिट किया था। अब लायबिलिटी है, डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो ये पैसा जेब में आ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इसके बदले हमने उन लोगों को कल को पैसे देने हैं
कूपन पे करना है लेट से 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, और इसके बाद वो जो पैसे लिए थे वो एट पार वापस भी कर देने। तो हमने 4 साल में टोटल पैसा वापस कितना करना है? और हमें इस सारी 4 साल की मेहनत पे क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? तो इमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड क्या करेगा? इस 205 को ओवर द पीरियड फैलाएगा, और उसके फैलाने के लिए रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन है, सारा टेबल वैसा ही है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, क्लोजिंग बैलेंस, सब कुछ वैसा ही है। बस एंट्रीज उलट ऐसे हो रही हैं कि वहां पर था इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यहां पर होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। और जब वहां कैश मिलता था तो कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यहां हमने कैश देना होगा, लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। बिल्कुल उसका उलट है, कैलकुलेशन वही है, बस एंट्रीज डेबिट क्रेडिट उलट हो गया। और वहां इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पे थी? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहां पर होगी फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और फेयर वैल्यू और जितना एक्चुअली कैश जेब से गया होता था उसका डिफरेंस गेन लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन था। यहां पर भी ऐसा ही है। तो ये मैंने आपको इसी पेज पे लिखी हुई, पेज नंबर 3 पे इनिशियल मेजरमेंट भी बता दी, लेफ्ट कॉलम, इनिशियल मेजरमेंट लेफ्ट कॉलम, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, पेज 3 के ऊपर ही। इनिशियल मेजरमेंट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेफ्ट वाला कॉलम, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट। और पेज 5 पे लिखी हुई, पेज 5 पे लिखी हुई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट के तीनों बुलेट पॉइंट देख लें। पेज 5 फाइनेंशियल लायबिलिटी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, उसके सामने लिखे हुए तीनों पॉइंट्स देख लें। इन शॉर्ट ये सब वही है जो एसेट में पड़ा था, बस वहां एसेट था, यहां लायबिलिटी है, वहां इनकम थी, यहां एक्सपेंस है, बाकी सब वैसे ही है। अच्छा, लिख के करना है बेशक लिख के कर लें, जबानी देखना तो जबानी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कर दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। क्या जी? नहीं, अभी अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट कराइए, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास कराऊंगा ना तो उसमें आएगा उसी। अभी अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट बताया बस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 लिख के कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जबानी देख लें सोल्यूशन, लेकिन कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा।
हाँ जी, डन। चलें ठीक है, लेक्चर 30 बस।